का समय, पहाड़ी इलाका, गांव से दूर पुराना घाट, जहां कभी डूबने और हादसों की कई घटनाएं हो चुकी हों। परिवार, कम से कम 4 लोग, जैसे माँ पिता, एक बेटा, एक बेटी, जो किसी मजबूरी में उसी रास्ते से गुजर रहे हों, जैसे शादी से लौटते हुए या किसी रिश्तेदार की 13वीं से। खतरा, घाट पर भटकती एक औरत की आत्मा, जो परिवार के एक पुराने गुनाह से जुड़ी हो। धीरे धीरे पता चले कि उसी परिवार ने सालों पहले उसके साथ धोखा किया था या उसकी मौत की असली वजह छुपाई थी। घाट के ऊपर आसमान बिल्कुल काला था। बस कार की हेडलाइट और दूर बहते पानी की हल्की सी चमक दिख रही थी। सामने खड़ी औरत घूंघट में थी, लेकिन उसकी परछाई पानी तक खींच रही थी, जैसे नदी खुद उसे पकड़कर नीचे खींचना चाहती हो। राकेश ने डर के मारे निगलते हुए कहा, ये कौन है? पीछे कार में बैठी उसकी पत्नी रानी और दोनों बच्चे, आरव और परी, सीट में चिपक गए। छोटे छोटे हाथों से उन्होंने खिड़की का शीशा कसकर पकड़ लिया। रानी ने धीमे से कहा, राकेश, चलो यहां से, ये जगह ठीक नहीं लग रही। औरत एक कदम आगे बढ़ी। घूंघट के अंदर से सिर्फ गीला सा चेहरा दिखा। आंखें सीधी कार के अंदर देख रही थीं, जैसे उसे पहले से पता हो कि अंदर कितने लोग बैठे हैं। उसके पायल की आवाज गीली सड़क पर अजीब गूंज रही थी, टन टन। मगर आसपास कोई और आवाज नहीं थी, न मेंढक न झींगुर। अचानक आरव के मोबाइल में अपने आप एक पुराना कॉल रिकॉर्डिंग चल पड़ा। उसमें किसी औरत की रोती हुई आवाज थी, मुझे छोड़कर मत जाओ, पानी बहुत गहरा है, मैं मर जाऊंगी। आरव घबरा गया। मम्मी, ये रिकॉर्डिंग मेरे फोन में कब आई? मैंने तो कभी डाउनलोड नहीं की। रानी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे बरसों बाद वो रात याद आ गई, जब इसी घाट से गुजरते हुए राकेश ने तेजी में किसी को टक्कर मार दी थी और दोनों ने मिलकर पुलिस की झंझट से बचने के लिए बात दबा दी थी। राकेश ने तब कहा था, कोहरा था, कोई नहीं देखेगा, चलो पीछे मत देखो। उस दिन नदी में गिरी वो लड़की लाल लहंगा और घूंघट में ही थी। फिर हुआ कुछ और अजीब। कार का इंजन अपने आप बंद हो गया। चाबी घुमाने पर भी टक टक की आवाज, पर स्टार्ट नहीं। पानी का स्तर धीरे धीरे सड़क पर चढ़ने लगा। टायर्स के आसपास ठंडा पानी जमा हो गया। औरत अब बिल्कुल कार के पास थी। उसका घूंघट शीशे से लगभग चिपक गया। परी रोते हुए बोली, मम्मी, ये आंटी मुझे क्यों देख रही है? ये मुझे ही क्यों बुला रही है? राकेश ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। पैर जैसे बर्फ के पानी में रख दिया हो, ऐसा लगा। वह चिल्लाया, तू जो भी है, हमें छोड़ दे, हम यहां से जा रहे हैं। औरत ने पहली बार बोला, आवाज न बहुत तेज न बहुत धीमी, बस सीधे दिमाग में उतरने वाली। जाने देने के लिए तो पहली बार रोकना चाहिए था। उस रात भी तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। राकेश। राकेश के हाथ से टॉर्च गिर पड़ी। वो हक्का बक्का रह गया। तुम कौन हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? घूंघट के नीचे से पानी टपक रहा था, जैसे उसके बालों से नदी का पानी अभी भी बह रहा हो। उसने कार के पीछे बैठे बच्चों की तरफ गर्दन झुकाकर देखा। अब हर अमावस को ये घाट किसी एक का हिसाब मांगता है। पिछली बार मेरी बारी थी, आज तुम्हारे परिवार की। ये सुनते ही रानी चीख पड़ी, नहीं, बच्चे छोड़ दो। जो गलती हुई थी, हमसे बचपन में हुई थी, हमें माफ कर दो। औरत के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान इंसान की नहीं थी, जैसे कोई तय कर चुका हो कि किसको कितना दर्द बांटना है। पानी अचानक और तेज बहने लगा। कार थोड़ा सा हिलने लगी और दूर घाट की सीढ़ियों पर किसी के भागते कदमों की आवाज सुनाई दी। कदमों की वह आवाज किसकी थी? कोई और जिंदा इंसान या उसी रात का तीसरा गवाह? ये अभी किसी को घाट पर भागते कदमों की आवाज तेज होती गई, जैसे कोई पानी से भीगा हुआ इंसान नंगे पांव सीढ़ियां चढ़ रहा हो। राकेश ने मुड़कर देखा तो धुंध के बीच से एक बूढ़ा आदमी दिखा। भीगा हुआ धोती कुर्ता, हाथ में लोहे की लालटेन, आंखें बिल्कुल बिना पलक झपकाए सीधी उनकी कार पर जमी हुई। बूढ़ा पास आकर शांत आवाज में बोला, फिर वही गलती, फिर वही रात। इस घाट को तुम लोगों की पहचान अच्छी तरह याद है। उसकी नजर सीधे राकेश और रानी पर थी, जैसे बच्चों को देख ही नहीं रहा हो। रानी कांपती आवाज में बोली, आप कौन? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया,
बस लालटेन ऊंची उठाकर उस भीगी औरत की तरफ किया। रोशनी जैसे ही उसके घूंघट पर पड़ी, पानी की बूंदें धुएं की तरह उड़ने लगीं और उसके चेहरे का आधा हिस्सा दिख गया। वही तिल, वही छोटी नाक, वही माथे पर टूटी बिंदी। रानी के दिमाग में चक्कर घूम गया। ये सीमा, सीमा, रानी की छोटी बहन, जो 10 साल पहले ठीक इसी घाट पर रहस्यमयी तरीके से डूब गई थी। उस रात राकेश, रानी और सीमा तीनों कार में थे। झगड़ा हुआ, गुस्से में सीमा अकेली नीचे उतर गई और कोहरे में गायब। पुलिस रिकॉर्ड में दुर्घटना लिखा गया, लेकिन सच किसी ने नहीं बोला कि उसे धक्का किसने दिया था। आरव और परी घबराकर एक दूसरे से चिपक गए। बच्चे पहली बार सुन रहे थे कि मम्मी की कोई मासी भी थी जो यहां मरी थी। सीमा की आत्मा ने कार के शीशे पर अपना हाथ रख दिया। शीशे के अंदर धुंधली नमी से एक शब्द उभरा, कर्ज। बूढ़ा धीरे से बोला, ये घाट किसी से कुछ नहीं लेता, बस जो अधूरा छोड़ दिया जाता है उसे लेने वापस भेज देता है। तुम लोगों ने उस रात उसकी मदद नहीं की, अब ये तुमसे मदद नहीं, हिसाब चाहती है। अचानक कार के अंदर तापमान और नीचे गिर गया। आरव की सांस से शीशा धुंधला होने लगा और धुंध में उसे खुद का चेहरा नहीं दिखा। उसकी जगह सीमा का भीगा हुआ चेहरा, आंखें फटी हुई, होंठ नीले। वो डर के मारे चिल्लाया, पापा, शीशे में कोई और है। परी की गोद में रखी उसकी गुड़िया अपने आप फर्श पर गिर गई और कार का दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। बाहर से सिर्फ पानी की थपेड़, पायल की धीमी छनक और बूढ़े की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। राकेश घुटनों के बल भीगती सड़क पर गिर पड़ा। सीमा, अगर तू है तो सुन, गलती मेरी थी, मैंने ही धक्का दिया था, गुस्से में। मुझे लगा तू वापस ऊपर आ जाएगी, मैं डर गया, माफ कर दे, बच्चों को छोड़ दे। इतना सुनते ही नदी का पानी जैसे एक पल को थम गया। घूंघट वाली परछाई बिना हवा के भी हिल गई। उसके पैरों के आसपास का पानी काला पड़ने लगा और धीरे धीरे उसकी परछाई लंबी होकर कार के चारों तरफ फैल गई। घाट के ऊपर छाया हुआ अंधेरा अब जैसे कार के अंदर भी घुसने लगा था। आरव को लगा सीट के नीचे से कोई ठंडी उंगलियां उसके टखनों को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, जबकि परी के कान में कोई फुसफुसा रहा था, मैं तो तैरना जानती भी नहीं थी, मुझे किसने धक्का दिया था। वह सुबकते सुबकते मां की गोद में सिमट गई। अचानक कार के अंदर लगी छत वाली लाइट अपने आप जल गई। हल्की पीली रोशनी में सबने देखा, पीछे की सीट के बीचों बीच पानी की छोटी सी पोखर बन चुकी थी, जैसे किसी ने वहीं खड़े खड़े भीगे कपड़ों से पानी निचोड़ा हो। उस पानी में धीरे धीरे एक चेहरा बनता दिखा। पहले बाल, फिर माथा, फिर आंखें और फिर होंठ, जो बिना आवाज के सिर्फ एक ही शब्द बोल रहे थे, क्यों। रानी का दिमाग सुन्न हो गया। उसने कांपते हाथों से बच्चों की आंखें ढक दी। कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो। पर आवाज सीधे उनके सिर के भीतर गूंजने लगी, तुमने कहा था सीमा, गुस्सा छोड़ दे, कार में बैठ जा। लेकिन धक्का किसने दिया। रानी, तुमने मुझे बचाने की कोशिश भी नहीं की, तुमने मेरी चीख भी दबा दी। रानी फूट फूट कर रो पड़ी। हाँ, गलती मेरी भी थी, मैं डर गई थी, मैंने मुंह बंद रखा। मुझे भी सजा दे, बस बच्चों को छोड़ दे। बाहर नदी का पानी कार के आधे टायर तक चढ़ आया था। बूढ़ा अब कहीं दिख नहीं रहा था, जैसे वह सिर्फ सच उगलवाने भेजा गया हो और काम पूरा होते ही गायब हो गया हो। कार के आगे से आती सीमा की हंसी और रोने की मिली जुली आवाज अचानक रुक गई। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद सामने हेडलाइट की जगह घाट की सीढ़ियों पर दो औरतें खड़ी दिखीं। एक घूंघट वाली सीमा और उसके बगल में वही बूढ़ी लेकिन जली सी शक्ल वाली औरत, जिसकी तस्वीर रानी ने कभी मंदिर के पीछे लगी देखी थी। दूसरी औरत ने भारी आवाज में कहा, यह घाट सिर्फ एक की नहीं, कईयों की चीखें संभाले बैठा है। आज इन बच्चों को यहां मरने नहीं देंगे, मगर ये परिवार तब तक चैन से नहीं जी सकेगा जब तक हर साल इसी रात, इसी वक्त मांझी घाट पर आकर अपने की पाप की बात जोर से नहीं दोहराएगा, ताकि कोई नया ड्राइवर, कोई नया परिवार यहां वही गलती न करे। सीमा ने धीरे धीरे कार की ओर कदम बढ़ाए। उसका हाथ शीशे से होते हुए सीधा रानी के सीने तक पहुंच गया।
लेकिन बच्चों के शरीर को जैसे छू भी नहीं पाया। रानी को लगा उसकी सांस रुक रही है, दिल पर किसी ने बर्फ का पत्थर रख दिया हो। सीमा ने फुसफुसाकर कहा, कर्ज अब भी पूरा नहीं उतरा। तुम जिंदा रहोगी, पर तुम्हारी हर धड़कन माझी घाट की होगी। जब भी इस रात को घड़ी 3:13 दिखाएगी, तुम्हें मेरी आखिरी सांस फिर से सुनाई देगी। इतना कहकर सीमा की आकृति पानी में घुलने लगी। कार के दरवाजे अपने आप खुल गए। इंजन अचानक जोर से स्टार्ट हो गया, जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो। राकेश ने कुछ समझे बिना एक्सीलरेटर दबा दिया। कार छलांग लगाकर चढ़ाई की तरफ भागने लगी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन रियर व्यू मिरर में एक झलक सबने देखी। घाट की सीढ़ियों पर अब भी वह घूंघट वाली परछाई खड़ी थी, और उसके पीछे नदी में किसी डूबते इंसान के हाथ बार बार ऊपर उठकर मदद मांग रहे थे। गांव वापस पहुंचकर उन्होंने सबको एक्सीडेंट, पानी बढ़ गया था जैसी आधी कहानी सुनाई। डॉक्टर ने कहा, रानी को ट्रॉमा है, इसलिए उसे रात में घबराहट, दम घुटने और पानी में डूबने के सपने आते रहेंगे। पर रानी जानती थी, ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि घाट से बांधा गया कर्ज है। हर साल उस रात ठीक 3:13 पर दूर नदी की तरफ से वही आवाज आती है, आज किसकी बारी है रानी? तुम्हारे घर की या उस नए परिवार की जो पहली बार माझी घाट पार करेगा? कहानी यहीं से आगे और डरावनी हो सकती है। अगली रात किसी दूसरे परिवार या ट्रक ड्राइवर के साथ जब रानी माझी घाट की कहानी को अब दूसरे फेज में ले जाते हैं, जहां कर्ज सिर्फ रानी के परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर साल किसी नए यात्री को अपनी जद में लेने लगता है। कई भारतीय घाटों और नदियों के बारे में लोक कथाएं हैं कि वे अधूरे पापों और मृत आत्माओं से जुड़े श्राप ढोते रहते हैं। इसलिए ऐसी सेटिंग में लौटती हुई आत्मा का कॉन्सेप्ट बहुत नेचुरल लगता है। नई रात, नया परिवार। कुछ महीने बाद वही अमावस की रात, गांव से दूर एक स्कूल वैन देर से लौट रही थी, जिसमें ड्राइवर के साथ 4 लोग थे, 2 टीचर, एक चपरासी और ड्राइवर का छोटा भाई। रास्ता छोटा करने के लिए ड्राइवर ने पुराना रास्ता पकड़ लिया, जो सीधा माझी घाट से होकर जाता था, जहां नदी के किनारे कई धार्मिक घाटों की तरह पुरानी कहानियां और डर की दास्तानें फैली रहती हैं। हवा अचानक भारी हो गई और नदी का पानी सड़क के बिल्कुल पास बहने लगा, जैसे किसी भारतीय नदी के बाढ़ वाले मौसम में घाटों तक पानी चढ़ जाता है। रानी का अजीब खिंचाव। उधर गांव में रानी अपने कमरे में बैठी बच्चों के सोने का इंतजार कर रही थी। घड़ी ने जैसे ही 3:13 दिखाए, उसके कान में वही पुरानी आवाज गूंजी, आज किसकी बारी है रानी? वह खुद को रोक नहीं पाई और बरामदे में आकर सड़क की तरफ देखने लगी। बहुत सी भारतीय भूत कहानियों की तरह यहां भी समय खुद एक किरदार है, हर साल एक ही वक्त पर वही घटना दोहराने वाला। दूर से उसे बस की हेडलाइट्स धुंध में डोलती दिखाई दी और दिमाग में साफ साफ सीमा की भीगी हुई शक्ल उभर आई। रानी ने घबराकर राकेश को जगाया, उठो, वही घाट वाला रास्ता दिख रहा है, कोई गाड़ी जा रही है। अगर आज उन्हें नहीं रोका तो सीमा का कर्ज किसी और से वसूला जाएगा। राकेश पहले तो इसे मानसिक दबाव समझता रहा, लेकिन जैसे ही हवा में सीटी जैसी डरावनी आवाज। रात का टाइम 3:13, जगह गांव से 2 किलोमीटर दूर, वही सुनसान माझी घाट, जहां सड़क सीधे नदी में उतरती है और फिर घुमाकर ऊपर चढ़ती है। हेडलाइट के अलावा चारों तरफ सिर्फ काला पानी और पेड़ों की काली परछाइयां हैं। लोग कहते हैं ये घाट सिर्फ लाशें नहीं देखता, ये हर साल किसी एक झूठ को भी डुबोता है। मेरी आवाज धीमी हो जाती है, कैमरा पानी पर घूमता है, लहरें हल्की हैं, लेकिन जैसे ही हवा रुकती है, पानी के अंदर से किसी के हाथ की परछाई ऊपर आती दिखती है और फिर गायब हो जाती है, जैसे किसी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया हो और किसी ने पकड़ने से पहले ही नजर फेर ली हो। 10 साल पहले इसी मोड़ पर एक कार पलटी थी। रिपोर्ट में लिखा था एक्सीडेंट, लेकिन सच्चाई यह है कि उस रात कार में बैठे 3 लोगों में से सिर्फ 2 जिंदा घर लौटे और तीसरी का नाम किसी ने दोबारा जोर से नहीं लिया। जिसने धक्का दिया वो भी, और जिसने सब देखते हुए मुंह बंद रखा वो भी।
अब फ्रेम में सामने से आती एक कार वैन की हेडलाइट दिखती है, धुंध को चीरती हुई। बैकग्राउंड में बहुत हल्की औरत की हंसी और फिर तुरंत रोने की आवाज मिक्स करो। आवाज इतनी धीमी हो कि पहली बार सुनने पर लगे शायद इफेक्ट है, लेकिन दूसरी बार हेडफोन पर सुनने पर साफ लगे कि कोई क्यों कह रहा है। आज रात वही मोड़, वही नदी, बस गाड़ी बदल गई है, चेहरे बदल गए हैं। ड्राइवर को लगता है वो शॉर्टकट ले रहा है, पर इस रास्ते पर शॉर्टकट सिर्फ जिंदा से सीधे कर्जदार बनने का होता है। घड़ी जैसे ही 3:13 दिखाती है, पानी शांत नहीं रहता। वो याद करता है कि किसने उसे आखिरी बार हिलाया था। अब वॉइस थोड़ी और लो और फुसफुसाहट जैसी। अगर तुमको लगता है ये बस एक कहानी है, तो अगली बार जब किसी सुनसान घाट से रात को गुजरो, शीशा नीचे करके बस एक बार पानी को ध्यान से देखना। हो सकता है कोई चेहरा तुम्हारी हेडलाइट में साफ दिख जाए, जो पूछे, उस रात तुमने पीछे मुड़कर देखा क्यों नहीं? ये है माझी घाट। यहां सड़क गाड़ी को नहीं, इंसान के सच को फिसलाती है। इस पूरे रेओ को तुम 20 से 30 सेकंड की रील इंट्रो की तरह यूज कर सकते हो। शुरुआत खामोशी और हल्की हवा से, बीच में एकदम से हंसी, चीख का माइक्रो जंप स्केयर एंड पर माझी घाट टाइटल स्क्रीन और एक बहुत छोटी कटी हुई डूबने की आवाज रखो, जैसे किसी